हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में मुझे लगता है कि वन ऑफ द सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो लेकर आया हूँ, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू आज पढ़ेंगे, और ये वन शॉट वीडियो आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम लोग हर एक स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं, ताकि वो अपने जो अभी आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें अच्छा कर सके। तो आई होप कि आप लोगों को हमारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है और आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है करंट। दैट इज आई से हम लोग करंट को डिनोट करते हैं। करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। Q क्या है? Q है चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज होता है। T क्या है? T है टाइम। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, T है टाइम, ये आपको जानना है। सो करंट का डेफिनेशन क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो हमारा करंट का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड। इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं, डिनोटेड बाय A। तो कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर कहते हैं। मतलब 1 एम्पियर करंट का मतलब हो गया कि अगर 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो करता है इन 1 सेकेंड, तब हम लोग उस करंट को 1 एम्पियर कहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट। ठीक है। करंट जो है वो मिली एम्पियर में भी रेटेड हो सकता है, मिली एम्पियर में भी रेटेड होता है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -3 एम्पियर होता है। माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है। माइक्रो एम्पियर में 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -6 एम्पियर होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसे हम लोग मेज़र करते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। ठीक है, मेजर्ड बाय एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। वो इस तरह से उसका सिंबल होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ एन एमीटर। ये एक एमीटर का सिंबल है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। ठीक है। तो दिस इज एक ओवरव्यू आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो फैक्टर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद करता है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो हम लोग को जानना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो फैक्टर है जो करंट को फ्लो कराने में मदद करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लोज थ्रू अ वायर, flows through a wire due to electric potential difference। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो करंट है वो किसी वायर से या कंडक्टर से फ्लो करता है।
इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट डिनोटेड बाय V। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखते क्या है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड बाय वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब सवाल ये आता है कि ये वर्क डन कौन कर रहा है, तो दिस वर्क इज डन बाय सेल और बैटरी। सेल और बैटरी ये वर्क डन करता है चार्ज को फ्लो कराने में। तो सेल और बैटरी जो वर्क डन कर रहा है किसी वायर या कंडक्टर में चार्ज को फ्लो कराने में, तो वो जो वर्क डन हो रहा है उसको जब हम पर यूनिट चार्ज पर कैलकुलेट करते हैं कि प्रति यूनिट चार्ज वो कितना वर्क कर रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अगेन, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, सॉरी वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। सो दिस इज जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं, इसी जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। क्लियर। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सेल या बैटरी रेस्पॉन्सिबल है। जैसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, व्हाट इज द रोल ऑफ सेल और बैटरी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये सेल और बैटरी जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण चार्ज या करंट का फ्लो होता है। जो जैसे सपोज कर लीजिए, ये अगर नेगेटिव एक बॉडी है और यहाँ पे एक पॉजिटिव बॉडी है, तो जो पॉजिटिव बॉडी रहेगा ये हायर पोटेंशियल पे होता है, दिस इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज हाई पोटेंशियल। और जो नेगेटिव होता है वो लो पोटेंशियल होता है, वो होता है लो पोटेंशियल। तो अगर हम लोग एक वायर से यहाँ कनेक्ट करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो लो टू हाई जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। ये कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के हमेशा ऑपोजिट ट्रेवल करता है, ऑपोजिट जाता है, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेल या बैटरी क्रिएट करता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, और तब चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, मतलब करंट का फ्लो होता है। इसका मतलब कि ये जो दो पैरामीटर्स हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V और दूसरा हमारा करंट I, इनके बीच में एक कनेक्शन होगा, बिकॉज जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तभी करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो V और I के बीच का रिलेशन होता है, इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। V और I के बीच का जो रिलेशन होता है उसी हमें कहाँ से मिलता है, ओम्स लॉ से मिलता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम लोग टेम्परेचर जैसे एक्सटर्नल फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखते हैं, ये हम लोग बाद में जानेंगे कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट का फंडा क्या है, बट अभी अगर हम लोग समझें तो अगर टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं बच्चों, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं अगर, तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। मतलब अगर आप ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो ज़्यादा करंट जाएगा, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो
इसका मतलब क्या है कि V और I का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आना चाहिए, बिकॉज जब आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो इसका मतलब V/I का जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि क्या ये कांस्टेंट किसी पैरामीटर के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट किसी पैरामीटर के बारे में बताए कोई ज़रूरी नहीं है। जब भी हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं तो रेशियो अगर कांस्टेंट आता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पैरामीटर के बारे में ही बताए, बट यहाँ पर वो एक पैरामीटर या यहाँ पर एक वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस, दैट इज आर। कांस्टेंट दैट इज रेजिस्टेंस आर। ठीक है, इसका मतलब V/I का जो रेशियो आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट का जो रेशियो आता है, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर। ये हमें आर बताता है और इसे ही हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आप कह सकते हैं इसको। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर एक टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करता है देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, और इनका जो रेशियो आता है V/I उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस इज द बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कह सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है ये एक जस्ट एग्जिस्ट है ओम्स लॉ का। अब देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी अगर है बच्चों, V और I, जैसे यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है, करंट है। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, उनका जो रेशियो निकलता है वो रेशियो अगर कांस्टेंट आ रहा है, अगर वो रेशियो कांस्टेंट आता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर इसी रेशियो को हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस कह रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस दो फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ प्लॉट करें तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो अगर कांस्टेंट आता है तो उनका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। सो अगर हम लोग V को इधर प्लॉट करें y एक्सिस पे और I करंट को अगर हम लोग प्लॉट करें x एक्सिस में, तो इसका जो ग्राफ होगा दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही हमें R का वैल्यू देगा। सो स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। V वर्सेस I का जो ग्राफ है उसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो हमें किसका वैल्यू देगा, वो हमें रेजिस्टेंस R का वैल्यू देगा। करेक्ट, यहाँ तो समझ में आ गया आप लोग को। पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट का जो रेशियो है वो हमें रेजिस्टेंस कहते हैं, और अगर V और I का ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो स्लोप होगा वो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। करेक्ट, तो ये हमारा ओम्स लॉ का एक बेसिक आइडिया हो गया, इसको आप लोग देख लें। नाउ अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, ये कांस्टेंट तो है, V/I का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट आता है, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, किसी भी कंडक्टर को अगर हम लोग देखें तो एक कंडक्टर बेसिकली एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं जब हम लोग कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, सपोज अगर हम लोग इधर हाई पोटेंशियल अप्लाई किए, इधर लो, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, राइट। और जब ये सारे हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, तो इनके बीच में क्या होगा, एक कोलिजन होगा। मतलब फ्री मूवमेंट, देयर इज नो फ्री मूवमेंट, देयर इज नो फ्री मूवमेंट, कोई फ्री मूवमेंट नहीं है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। तो ये जो हिंड्रेंस या ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के लिए ही रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इस कोलिजन से क्या हो रहा है, हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड। इस कोलिजन से क्या हो रहा है बच्चों कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। आप जानते हैं जब दो चीज़ें टकराती हैं तो वहाँ पे हीट एनर्जी में उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी है, जब वो टकरा रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो हीट, उसका काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए वायर या
कंडक्टर थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है जब भी उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। नाउ हम लोग देखते हैं किस किस फैक्टर्स पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस फैक्टर पे करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है पहला फैक्टर पे, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ, ठीक है। लेकिन ये फैक्टर अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके साथ दूसरा जो फैक्टर एसोसिएटेड होता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों एक साथ चलता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक। अब जैसे लेंथ और एरिया कैसे रिलेटेड है रेजिस्टेंस के साथ, तो अब देखिए अगर हम इस वायर को स्ट्रेच करते हैं और इसको लंबा करते हैं, जब लंबा करेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डिक्रीज कर जाएगा, लेंथ ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम वो फैक्टर है जो कि कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का जगह भी कम दे रहे हैं और ज़्यादा मूव करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा अपने पाथ को कंप्लीट करने में, क्योंकि लेंथ बढ़ गया, और दूसरा है कि लेंथ बढ़ने से क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया, तो इलेक्ट्रॉन्स को जगह आप कम दे रहे हैं मूव करने के लिए और ज़्यादा मूव करा रहे हैं, तो उसका जो मूवमेंट और रुकावट पैदा होगा और हिंड्रेंस पैदा होगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, मतलब लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज लेंथ बढ़ेगा एरिया घटेगा, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर जो होता है वो होता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब इसी एक्सप्रेशन में अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, मतलब R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग रो कहते हैं, L/A। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। हर एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस रेजिस्टिविटी ये डिसाइड होता है कौन कंडक्टर अच्छा है या कौन कंडक्टर थोड़ा सा पुअर कंडक्टर है। तो रेजिस्टिविटी, और इसे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए R जो है वो कहाँ पे आया था, R इज इक्वल टू आया था V/I, मतलब वोल्ट, और करंट का क्या था, एम्पियर। वोल्ट बाय एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग ओम के सम्मान में ओम ही कहते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा, तो ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड विथ एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ दैट इज मीटर, इज इट द रेजिस्टेंस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो एक मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सो ओम मीटर, ओम मीटर जो होगा वो रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा। सो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होता है बच्चों वो होता है ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे, और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। एक और फैक्टर है जो हम लोग अभी यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं, दैट इज द टेम्परेचर। दूसरा लास्ट फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ लोग मूव करेंगे तो कोलिजन भी ज़्यादा होगा और फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड ये एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ते रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंशन भी होता है, लीनियर एक्सपेंशन होगा, लेंथ बढ़ेगा और लेंथ बढ़ेगा एरिया घटेगा, तो फिर इसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसीलिए बच्चों जब ओम्स लॉ डिस्कस किया जा रहा था तो मैंने क्या कहा आप लोगों से कि ओम्स लॉ ने एक बात कही कि भाई हमारा जो लॉ है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, राइट। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहना चाहिए, क्योंकि ओम्स लॉ का बेसिक कहानी क्या है, ओम्स लॉ का बेसिक कहानी है कि V/I का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट आना चाहिए, यही ओम्स लॉ का बेसिक कहानी है। बट अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तब ये V/I का रेशियो जो है कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, फिर ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। इसीलिए ओम्स लॉ का लिमिटेशन ये है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी V/I का रेशियो जो है कांस्टेंट आएगा, बिकॉज टेम्परेचर वेरी होने से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वेरी कर जाता है। इनफैक्ट रेजिस्टेंस
इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिक आइडिया अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और किन किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो होता है, ये रजिस्टर एक्चुअली में रजिस्टर होता है। रजिस्टर उस डिवाइस का नाम है या उस चीज़ का नाम है रजिस्टर, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इसका सिंबल होता है। ये होता है फिक्स्ड रजिस्टर, मतलब इसका वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस आप इसको बोल सकते हैं, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। और एक इस तरह से भी सिंबल होता है, इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू है वो वेरी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड रियोस्टैट और वेरिएबल रजिस्टर। रियोस्टैट और वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, दिस इज रियोस्टैट और वेरिएबल रजिस्टर। तो ये रेजिस्टेंस जो है उसको हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे सर्किट में, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कंबाइन कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब सवाल ये आता है कि कॉम्बिनेशन करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है। हम लोग पढ़ते तो हैं कॉम्बिनेशंस, बट ये कॉम्बिनेशन करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि सपोज़ आप लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, और जिस सर्किट में आपको सपोज़ 8 ओम का रेजिस्टेंस का ज़रूरत पड़ रहा है, बट आप जिस मार्केट में हैं उस शॉप में 8 ओम का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो आपके पास जो अवेलेबल रेजिस्टेंस का वैल्यू है, चाहे 2 ओम का हो या 4 ओम का हो या 3 ओम का हो, जो भी अवेलेबल है उसको ऐसे कंबाइन करना है ताकि हमें 8 ओम जो है वो 8 ओम का काम कर सके, मतलब 8 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू दे सके। इसीलिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ते हैं, ताकि जो अवेलेबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स है उसे हम लोग कैसे जोड़े, कैसे कनेक्ट करें, कैसे कंबाइन करें, जो हमारा डिजायर्ड वैल्यू है वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो दो तरह से हम लोग इसको कंबाइन करते हैं। एक कॉम्बिनेशन का नाम है सीरीज और दूसरे कॉम्बिनेशन का नाम है पैरेलल। तो दो तरह से हम लोग रेजिस्टर्स को या रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है बच्चों, सीरीज कनेक्शन में एक के बाद एक लगाते हैं। जहाँ पे पहला रजिस्टर एंड हो रहा है वहाँ से दूसरा रजिस्टर चालू होता है, जहाँ दूसरा एंड होगा वहाँ से तीसरा चालू होगा, एंड इस तरह से हम लोग इसको कनेक्ट करते जाते हैं। जितने भी रजिस्टर्स रहेंगे सपोज एंड रजिस्टर से। ठीक है, तो सपोज दिस इज R1, इसका वैल्यू R1 है, इसका वैल्यू R2 है, इसका वैल्यू R3 है, सिमिलरली दिस इज Rn। तो n रजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड है। अब फर्स्ट रजिस्टर का एक एंड को ले जाके हम लोग स्विच या डायरेक्ट बैटरी से जोड़ देंगे, और दूसरा जो एंड बैटरी का बचेगा उसे लास्ट वाला रजिस्टर जो भी रहेगा उसके एंड से जोड़ देंगे। तो ये होता है सीरीज। एक ही तार में सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड रहेंगे। इसमें जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें से कोई भी रजिस्टर या कोई भी अगर अप्लायंसेस को आप कनेक्ट कर रहे हैं घर में, मान लीजिए आप घर में कनेक्ट कर रहे हैं कि आप एक ट्यूबलाइट को, एक LED लाइट को या फैन को एक रूम का सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो इसमें क्या होगा कि आप जब ऑन करेंगे तो तीनों ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो तीनों एक साथ ऑफ हो जाएगा। तो सीरीज में क्या होता है, एक ही लाइन रहता है और एक ही लाइन में सारे कनेक्शंस किए हुए रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम करंट को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। सपोज करंट इज I। अब करंट I जो है वो यहाँ से निकलेगा, वही करंट इस सब रजिस्टर से पास होके वापस बैटरी में आ जाएगा। आप याद रखेंगे बच्चों, जब भी आप किसी सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव से आप जितने भी करंट निकालते हैं उतना पूरा सर्किट को ट्रैवर्स करने के बाद उतना ही करंट वापस आ जाना चाहिए, तभी आपका सर्किट कंप्लीट सर्किट कहलाएगा। अदरवाइज इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर करंट I निकल रहा है, I करंट जा रहा है, I इन तीनों से, चारों से, पांचों से, जितने भी है सबसे पार करके फिर I वापस आ गया, मतलब सबसे करंट जो जा रहा है वो I है। बट पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा बिकॉज सबका रेजिस्टेंसेस अलग अलग है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I इंटू R1 बिकॉज ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I इंटू R2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R3, सिमिलरली I इंटू Rn। करेक्ट। सो टोटल अगर ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस डॉट 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 प्लस I इंटू Rn। अब V इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ठीक है, अब V को अगर I से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट अ कांस्टेंट
जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, और इसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं R। सो दिस इज R इक्विवेलेंट या R सीरीज भी आप इसको बोल सकते हैं। सो R सीरीज हो गया R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। तो ये हो गया आपका सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने का या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का या कॉम्बिनेशनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। सीरीज में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंसेस को आप जोड़ दीजिए एक साथ, सो वी विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये था सीरीज में। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल में क्या होता है। सीरीज का आप देख ले अच्छे से एक बार। अब हम लोग बात करेंगे कि ये पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो देखिए, सपोज कर लेते हैं ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। पैरेलल में क्या होता है, जैसे ये पॉइंट का नाम अगर हम ए देते हैं, इस पॉइंट का नाम सपोज बी देते हैं, तो पैरेलल में क्या होता है बच्चों कि जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड रहेंगे वो उन दो गिवन पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्टेड रहेंगे। जैसे ये एक रजिस्टर हुआ, यहाँ कनेक्ट हो गया, ये एक रजिस्टर हुआ, यहाँ कनेक्ट हो गया, ये एक रजिस्टर हुआ, यहाँ कनेक्ट हो गया। इसी तरह से बहुत सारे रजिस्टर्स भी हैं, ठीक है, और सारे रजिस्टर्स उसी दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड रहेंगे। करेक्ट, उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड रहेंगे। और जो हमारा सप्लाई है बैटरी का, वो भी उसी दोनों पॉइंट के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग सेल या बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, सेल और बैटरी में एक बेसिक डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक प्लस माइनस जो है वो एक सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो देखिए, यहाँ पे हो गया R1, R2, R3, ऐसे करते करते n रजिस्टर्स है और सभी रजिस्टर्स सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। और आप देखिए, ये जो बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, वो बैटरी का भी एक एंड A पर है और एक एंड B पे है। तो ये पैरेलल को पहचानने का तरीका होता है। बहुत सारे लोग डिफरेंट लॉजिक से पैरेलल को पहचानने की कोशिश करते हैं, बट मेरा जो सिंपल सा लॉजिक है आप देखिएगा, वो कभी आपका गलत नहीं होता है। दैट लॉजिक इज़ कि जो भी कनेक्शन को आप देखना चाह रहे हैं कि पैरेलल में है कि नहीं, तो आप देखिए कि वो सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है कि नहीं। अगर सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है देन दैट इज पैरेलल। ठीक है, अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, V V V V, क्योंकि ये बैटरी भी इन रजिस्टर्स के साथ पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन जब आप स्विच को ऑन करेंगे सॉरी, तो आप देखेंगे कि करंट जो जा रहा है I, वो करंट यहाँ आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर्स। जहाँ जिधर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर करंट कम जाएगा, और जिधर का रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज़्यादा जाएगा, मतलब करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज इधर गया I1 करंट, इधर गया I2 करंट, इधर गया I3 करंट, और इधर गया IN करंट। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब यहाँ से I1 करंट आया, यहाँ से I2 करंट आया, यहाँ से I3 करंट आया, और यहाँ से IN करंट आया, और सब ऐड होके फिर से I बन गया, और वो I करंट फिर से बैटरी में फ्लो कर जाएगा। दैट मीन्स हमारा सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ I करंट ही सब में टूटा और फिर सब मिलके I करंट बन गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि I जो करंट है दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 प्लस IN। अब I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ V बाई R लिख सकते हैं। दिस इज R पैरेलल, ओवरऑल लिख दिए, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, I को यहाँ रहने देंगे। I इज इक्वल टू I1 को क्या लिख सकते हैं, V बाई R1, क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, V बाई R2, V बाई R3 प्लस डॉट 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 प्लस V बाई RN। अब यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, सो I बाई V लिख दीजिए यहाँ पे। सो सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई RN। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए, ये जो I बाई V है, V बाई I को R कहते हैं, तो I बाई V को 1 बाई R करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई R पैरेलल। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 1 बाई R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। तो इससे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। जब पैरेलल में हम लोग रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जो निकलेगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो इस फॉर्मूला से निकलेगा। आप याद रखिएगा, सीरीज में जब कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn तक जा रहा था। यहाँ रेसिप्रोकल करके ऐड कर रहे हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम आएगा और सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। ये बेसिक बात आपको याद रखना है। सीरीज में करंट सबके थ्रू सेम फ्लो करेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पैरेलल को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है कि सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होने चाहिए सारे रेजिस्टर्स। तो ये था पैरेलल के बारे में। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से या कंडक्टर से या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से पास होते हैं तो आप देखते हैं कि वो गर्म हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन। तो ये हीटिंग इफेक्ट, वो जो हीट प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या है वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने देखा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ठीक है, एंड हम लोग ये भी जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम होता है। सो अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो V इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा W डिवाइडेड बाई Q की जगह पे हम लोग I इंटू टी लिख सकते हैं। सो हमारा वर्क डन बाय सेल या बैटरी इज इक्वल टू आ जाएगा वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। ये जो वर्क डन आप बैटरी या सेल कर रही है, यही वर्क डन उस अप्लायंस में इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है और हीट या लाइट एनर्जी के फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो रहा है। सो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। ये एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हो सकता है। अब यूजिंग ओम्स लॉ, अगर हम लोग ओम्स लॉ को यूज़ करें बच्चों, तो ओम्स लॉ ने वोल्टेज और करंट के बीच में या पोटेंशियल डिफरेंस या करंट के बीच में एक रिलेशन बताया। तो यूजिंग ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। अगर इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पुट करें, इस रिलेशन को रादर यहाँ पुट करें, तो H इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, V की जगह पर अगर हम लोग आई आर पुट करते हैं, सो इट इज़ आई इंटू आर, आई इंटू टी। सो H इज इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर, क्योंकि दो आई आ रहा है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। So this is one of the most popular formula of heat produced due to electric current। इसको और थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं एक और बार। इसी फार्मूला में H इज इक्वल टू, अगर हम V को सब्सटीट्यूट नहीं करते हैं बच्चों और I को सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या होगा, V I की जगह पे आ जाएगा V बाई आर यूजिंग ओम्स लॉ इंटू टी। सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो आप देखिए, आप तीनों में से कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी एप्लीकेबल हो, बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका नेटवर्क जो है उसमें करंट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दिया गया है या सीरीज़ नेटवर्क है, तो अब आप इस फार्मूला को यूज़ करें। और जब वोल्टेज सेम दिया गया है या पैरेलल कनेक्शन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है तो आप इस फार्मूला को यूज़ करें। आपके लिए कैलकुलेशन या एक्सप्लेनेशन ईजी होगा, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो वोल्ट अगर सेम रहेगा तो आप रेजिस्टेंस को ईजिली एनालिसिस कर पाएंगे। सीरीज सर्किट है या करंट सेम है, करंट सेम रहेगा तब आप रेजिस्टेंस को इजीली एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में था, हीट एनर्जी के बारे में था। एक होता है इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वो बोलता है 100 वाट इसका पावर है। तो ये पावर क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, दैट इज पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब आप बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी तो निकाले नहीं है, तो हीट एनर्जी निकाले हैं। अरे भाई, आप जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं वही तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये इतना इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई हो रहा है बैटरी के द्वारा और ये फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम मतलब यही हीट एनर्जी बाय टाइम। सो पावर का फिर फार्मूला 3 आएगा। अगर हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो टाइम वाला फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। पावर का फार्मूला हो जाएगा V इंटू आई, ठीक है। दूसरा फार्मूला पावर का हो सकता है, अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, आई स्क्वायर आर टी में से टाइम को हटा देंगे, सो इट विल बी आई स्क्वायर इंटू आर।
और तीसरा अगर हम इसमें से टाइम हटा देंगे तो ये हो जाएगा v²/r। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर हम लोग वॉट में कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी को हम लोग जूल में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक और हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट बच्चों हमें देखना है कि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमारे घर में कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। सबसे जो हम लोग को फर्स्ट में ही दिमाग में स्ट्राइक करता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ इस तरह का रहता है शेप में। हालांकि मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है बट चलिए ठीक है, इस तरह को शेप में रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ द फिलामेंट। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है। ठीक है, ये फिलामेंट जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है, ये टंगस्टन का बना हुआ रहता है। टंगस्टन एक एलिमेंट है। ठीक है, अब सवाल आता है कि टंगस्टन क्यों, और बहुत पतला रहता है। टंगस्टन के 2 प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है। पहला, हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई क्यों चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा वो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, और दूसरा होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है तो जल्दी अगर मेल्ट हो जाएगा तो फिर बार बार बल्ब फ्यूज़ होते रहेगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई चाहिए। ठीक है, बट देखिए ये टंगस्टन बहुत पतला होता है, अगर वो बहुत हीट प्रोड्यूस कर भी देता है तो आपको सिर्फ एक लाल धागा जैसा नज़र आएगा, लेकिन बल्ब में से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बल्ब में बहुत सारे गैसेस लाइक आर्गन या नियॉन या हीलियम फिल्डअप रहते हैं। जब ये टंगस्टन का फिलामेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये क्या करता है, इन गैसेस को भी बहुत ज़्यादा आयनाइज कर देता है, और आयनाइज कर देने के बाद इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि आयनाइज हो जाता है और वो गैसेस भी लाइट इमिट करने लगते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम लोग पूरा बल्ब में रोशनी फैल जाती है और हमें वो बल्ब से रोशनी निकलते हुए दिखती है। ठीक है, तो पहला था इलेक्ट्रिक बल्ब। दूसरा है बच्चों इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर, अब इस इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में जो कॉयल यूज़ करते हैं, कॉयल जो हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में, वो कॉयल बना हुआ रहता है एक एलॉय का, जिसे हम लोग कहते हैं नाइक्रोम। ठीक है, ये एलॉय किसका है, ये एलॉय है निकल और क्रोमियम का। निकल और क्रोमियम का ये एलॉय है। ठीक है, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ करने के, इसके भी प्रॉपर्टीज सेम हैं जो कि टंगस्टन के होते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। बहुत ज़्यादा हीट चाहिए तो रेजिस्टेंस हाई चाहिए, सो हाई रेजिस्टेंस पहला, और क्योंकि बार बार मेल्ट ना कर जाए, कट ना जाए, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी हाई चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जो कि एक सेफ्टी डिवाइस है। इसका काम प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे सर्किट्स को, घर को प्रोटेक्ट करता है। ड्यू किससे प्रोटेक्ट करता है, हाई करंट से। हाई करंट ना आ जाए घर पे, इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का जो वायर होता है, वायर जो होता है, दैट वायर इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेड और टिन के अलॉय से बनता है। इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका भी रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। क्यों रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, क्योंकि करंट अगर थोड़ा सा भी अपना रेटेड वैल्यू से ऊपर जाए, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर दे कि तुरंत वो कट जाना चाहिए। तो रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो उतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हमें फ्यूज़ वायर को काटना है। हमारे फ्यूज़ वायर किस प्रॉपर्टी यूज़ करना है कि करंट का जो वैल्यू है अगर रेटेड वैल्यू से थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो मेल्ट कर जाना चाहिए, घर में सप्लाई ऑफ करंट बंद हो जाना चाहिए। तो ये था सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, these are the applications of हीटिंग इफेक्ट। किसका हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये सब आप लोग एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, इसमें सभी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और लास्ट टॉपिक है इसका, दैट इज व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, उसमें से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। सो हम लोग फाइनल टॉपिक को देखते हैं, दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक,
तो हम लोग बात कर रहे थे अभी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में। तो ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल का मतलब आप जानते हैं, कमर्शियल का मतलब होता है, कमर्शियल का मतलब होता है जो बिजनेस या कॉमर्स पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पहले तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी को क्या, एनर्जी को लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम, राइट, पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। सो पावर इनटू टाइम। नाउ इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग, इसको हम लोग किस में लिखते हैं, दिस इज वाट या किलोवाट, ठीक है। तो इसको अगर हम किलोवाट में लिख रहे हैं और टाइम को अगर आवर में लिख रहे हैं तो हमारा जो एनर्जी का यूनिट आ रहा है दैट इज किलोवाट आवर। सो दिस किलोवाट आवर इज कॉल्ड द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसे हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है, अगर आप 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, दैट मीन्स आप 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी मीटर लगा हुआ रहता है घर में, बहुत लोग आप देखे होंगे घर में एनर्जी मीटर लगा हुआ रहता है, वो एनर्जी मीटर कैलकुलेट करता है कि आप एक मंथ में कितने किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किए। जितने भी किलोवाट आवर आप कंज्यूम करते हैं उतना ही यूनिट आप कंज्यूम करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली 1 यूनिट का जो लोकल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उसको आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एक मंथ में आपका इलेक्ट्रिक बिल कितना आया, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बिल जो होता है, इलेक्ट्रिक बिल जो होता है, कॉस्ट जो आता है टोटल, दैट इज टोटल यूनिट्स यूज्ड इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये है फॉर्मूला जिससे हम लोग इजीली इलेक्ट्रिक बिल निकाल लेंगे, ठीक है, कितना हमारा बिल आ रहा है पूरा मंथ में। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जानते हैं कि जूल जो है वो भी एनर्जी का यूनिट है। जूल कौन सा यूनिट है एनर्जी का, दिस इज एसआई यूनिट। और किलोवाट आवर क्या है, तो कमर्शियल यूनिट। दोनों में रिलेशन क्या है, बिकॉज दोनों तो एनर्जी का यूनिट है तो कोई रिलेशन तो होगा ही। तो देखिए बहुत सिंपल है, 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। अब 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं। अब वाट को आप क्या लिख सकते हैं, वाट को आप लिख सकते हैं जूल बाय सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। तो ये हो गया कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा और पढ़ना है, जैसे कि ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका वीडियो मैं अलग से एक बना दूंगा। बट जो ओवरऑल चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सीबीएसई का तो ये कंप्लीट सिलेबस है, आईसीएसई का थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट आप लोग इतना भी अगर कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर में अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है उनको बता दूंगा, और फिर मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा जो आपके बोर्ड्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड है इन टॉपिक्स में से आने का। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल में जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसको देख लें। अगर आप आज से ये काम करने लगते हैं तो 10th बोर्ड में आप फिजिक्स में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, नो डाउट, और बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के वीडियो को देखना है, जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी भी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, अभी भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए चैनल को। अगर आपको लगता है कि हमारे इस चैनल से आपके लाइफ में कोई बदलाव आ रहा है, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, आप अच्छा एग्जाम से आपका जाने के लिए आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग उम्मीद करेंगे हम लोग मिलकर एक अच्छा काम करेंगे और सबका रिजल्ट अच्छा होगा, और फिर हम लोग सब मिलकर एंजॉय करेंगे। सो थैंक्स ऑफ ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाएं ताकि वो लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।